छात्रों नमस्ते। कक्षा 8वीं बसंत इस पाठ्यपुस्तक का घटक पानी की कहानी, जिसके हम प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। इसके पहले छात्रों हमने इसका सटीक विश्लेषण देख लिया था। अभी हम प्रश्न उत्तर के द्वारा ही इस पानी की कहानी को समझते हैं। तो देखते हैं छात्रों प्रश्न एवं उनके उत्तर। पाठ से पहला, लेखक को उसकी बूंद कहाँ मिली? उत्तर, लेखक को बेर की झाड़ी पर उसकी बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो उसकी बूंद उसके कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। दूसरा प्रश्न छात्रों, उसकी बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ों द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना, अर्थात पौधे जमीन से जल प्राप्त कर स्वयं के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। वो कुछ को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालकर पृथ्वी पर ओस के रूप में ले आते हैं, जिसे याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। देखो, दोनों भी प्रश्न छात्रों हमने यहाँ पर देखे हैं। आप ज़रूर इसे समझकर लिखिए। आगे देखते हैं छात्रों तीसरा प्रश्न, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा है? उत्तर देखिए, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथ ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर पानी को जन्म दिया। इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। देखो छात्रों, वास्तव में इस प्रकार ही पृथ्वी का जन्म हुआ है। इस तरह कि हम कई बार कई जगहों पर हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं छात्रों, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, पानी का जन्म हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन व ओजन यानी ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ये दोनों आपस में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर जल के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्मधारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। पांचवा प्रश्न छात्रों, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उत्तर देखिए छात्रों, ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। आगे देखिए छात्रों, पाठ से आगे पहला जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। उत्तर देखते हैं छात्रों, पानी हमारे आसपास नदियों, समुद्र, झील, कुओं, तालाब आदि में विद्यमान है। यह पानी सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीकृत होकर भाप बन जाता है। यही भाप ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। क, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया। ख, पानी का पहाड़ों पर बर्फ रूप में जमा होना, हिमखंड का टूटना तथा ऊष्मा पाकर पिघलकर पानी बनना। ग, पानी की बूंद का सागर की गहराई में जाना तथा विभिन्न समुद्री जीवों को देखना। घ, ज्वालामुखी के विस्फोट
ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आना आदि। आगे देखते हैं छात्रों, पानी की कहानी पाठ में उसकी बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखिए। आप आपके यहाँ पर तो नहीं है छात्रों, लेकिन आप आपकी मर्जी से भी कहानी लिख सकते हैं। देखिए, आत्मकथात्मक शैली में लोहे की कुर्सी की कहानी। सर्दी के दिन थे। एक दिन हल्की आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकला। शायद कोई हो, पर कुर्सी पर उसकी बूंद गिरने से ध्वनि उत्पन्न हुई थी। मैंने अपनी लोहे की कुर्सी को बाहर छोड़ दिया था। पुस्तकें तथा अन्य सामान अंदर ले आया, पर भूल से यह कमरे के बाहर ही रह गई थी। मैं अपनी गीली कुर्सी को कमरे में लाया। कुर्सी ने बताया कि कभी मैं मोटे से लोहे की छड़ का हिस्सा थी। कुर्सी ने यह यहाँ पर बताया। आगे इसी कहानी का हिस्सा देखते हैं छात्रों। फैक्ट्री के मालिक ने वह लोहा बेच दिया जिसने मुझे खरीदा था। उसने एक भट्टी में पिघलाकर पतली पतली छड़ें तथा सीटें बनाने के लिए हमें खूब पीटा। मुझे असह्य दर्द हुआ। इनके कटे टुकड़ों को गर्म सलाखों की मदद से जोड़कर कुर्सी का आकार दिया। मेरे अनेक भागों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट लगाए। इस क्रिया में मुझे बहुत दुख झेलना पड़ा। इसके बाद मुझे आकर्षक बनाने के लिए चमकीला पेंट करके बाज़ार में बेच दिया। वहीं से तुम मुझे खरीद लाए। तब से तुम्हारी सेवा में लगी हूँ और तुम्हारे आराम का साधन बनी हूँ। तुम भी मेरा कुछ ख्याल किया करो। बाहर रात भर रहने से तो मैं ठिठुर कर मर ही जाती। देखो, ये इस प्रकार की एक कहानी आप स्वयं भी एक बना सकते हैं। आगे देखिए छात्रों, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? उत्तर देखिए छात्रों, समुद्र तट के आसपास के इलाकों को पानी अपने आसपास का तापमान न अधिक बढ़ने देता है और न अधिक घटने देता है। यहाँ का तापमान समशीतोष्ण अर्थात सुहावना बना रहता है। यही कारण है कि समुद्र तट पर बसे नगरों में न अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी। देखो, इसी कारण सागर किनारे वातावरण एक समशीतोष्ण रहता है। आगे देखें छात्रों, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर देखिए, पेड़ के तने में जाइलम और फ्लोएम नामक विशेष कोशिकाएं होती है। इन विशेष कोशिकाओं का समूह जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित पानी पत्तियों तक पहुंचाता है। इस तरह पेड़ में फव्वारा न होने पर भी पानी पत्ते तक पहुंच जाता है। प्रयोग भी क्या है देखो, ये बताया गया यहाँ पर। इस क्रिया को समझने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें सफ़ेद रंग के पुष्प खिले हो। इस पौधे की जड़ों को उस बीकर में रख देते हैं जिसमें पानी भरा हो। इस पानी में नीली स्याही की कुछ बूंदें मिलाकर रंगीन बना देते हैं। कुछ समय के उपरांत हम देखते हैं कि सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ियों पर नीली धारियाँ दिखाई देने लगती है। यह धारियाँ बीकर के रंगीन पानी के कारण हैं। एक प्रकार का उत्प्रेरक छात्रों, जिन्हें जड़ों ने अवशोषित कर तने के माध्यम से पत्तियों तक तथा पुष्पों तक पहुँचाया है। आगे देखो भाषा की बात छात्रों, किसी भी क्रिया को संपन्न अथवा पूरा करने में जो भी शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारक विभक्ति चिन्ह कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। अगला, जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी
जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग व्याकरण में भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों, भेद यानी छात्रों प्रकार, भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण, अपादान, कारक आदि से यह भूमिका स्पष्ट होती है। यानी विविध कारक चिन्हों से यह भूमिकाएं स्पष्ट होती रहती है। देखिए छात्रों, उदाहरण पहला, अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के 4 वाक्य, 5 वाक्य और उदाहरण खोजकर लिखिए और भली भांति परिभाषित कीजिए। देखो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बेहद ही सटीक ढंग से दिया गया है। वाक्य देखते हैं, उसके नीचे तुरंत उसका उत्तर दिया है। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। मैं, देखो मैं को अधोरेखित किया है और मैं अधिकरण कारक है। 2, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। बाहर फेंकने के संदर्भ में से या अलग होने के संदर्भ में है, इसीलिए से अपादान कारक। 3, वह चाकू से फल काट कर खाता है। तीसरा उदाहरण देखिए छात्रों, वह चाकू से फल काट कर खाता है, से करण कारक, से करण कारक। चौथा, बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है। हमने देखा लाख की चूड़ियाँ में बदलू जो लाख से को अधोरेखित किया है छात्रों, से यह करण कारक है। इस प्रकार के हम सभी कारक चिन्ह, और कोई भाषा के लिए तो विभक्ति चिन्हों की तो बेहद ज़रूरत है। विभक्ति चिन्हों के बिना कोई ही लगभग वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बनते। तो यह सारे के सारे अधोरेखित किए कारक चिन्ह और उनके कारक भी दिए गए हैं। देखिए छात्रों, इसे छात्रों मेरे चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेहतरीन वीडियो यदि आपको पाने हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।